H12O6 हमें भोजन से मिला था, हमारी सेल्स के पास पहुंचा था। अब मैंने उसके बाद एक इक्वेशन लिखाई थी इसकी भोजन के ब्रेकडाउन की, यानी कि भोजन का टूटना, कि ये जो है ये एनर्जी कैसे देता है हमें, जो H12O6। अब ये बेटा किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल और इसी के साथ एटीपी, जो हमारी सेल्स की एनर्जी है, यानी कि जो कोशिकाएं होती है, इसी एटीपी को ग्रहण करके, यानी कि कुल मिला के लास्ट बात यह है कि जो कोशिकाएं होती है, जो बेसिक यूनिट होती है अपने शरीर की या अंगों की, तो ये कोशिकाएं जो होती है इसके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा होना जरूरी है। और ये एटीपी कहाँ पाई जाती है? एटीपी स्टोर कहाँ होती है? एटीपी होती है सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर। मैं सीधा सीधा सा एक चीज बताऊंगा आपको कि हमने जो भोजन किया, भोजन के अंदर मानव पोषण के अंदर जो भोजन की प्रक्रिया पढ़ी है पढ़ने, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, उसके अंदर लास्ट क्या बना था अपना C6H12O6 बना था। अब इसके ब्रेकडाउन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से जाती है? हम श्वसन क्रिया से जाती है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जिन उन कोशिकाओं के पास जो ऑक्सीजन जाएगी, वो ऑक्सीजन कौन से सिस्टम के माध्यम से जाएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से जाएगी, श्वसन तंत्र के माध्यम से जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर यही रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा करूंगा और आपको 10th लेवल या 10th स्टैंडर्ड तक की जो सारी बेसिक चीजें वो आपके क्लियर करने वाला हूं। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। तो देखिए, यहां तक आपके समझ में आएगी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी हमें जो ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन के लिए। तो बेटा एक चीज बताऊं, हमारे को साधारण भाषा के अंदर कोई भी व्यक्ति पूछ ले कि श्वसन क्या होता है, तो हम सीधा सीधा सा जवाब देते हैं ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना। ये गलत आंसर है। श्वसन किसे कहते हैं मैं डेफिनेटली बहुत अच्छी डेफिनेशन और बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन ये होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास, मैं सिंपल सा बताऊंगा अभी, तो यहाँ पे जो बेसिक चीज है इसकी वो समझना कि हम, यानी कि वातावरण है ये क्या है। मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं पहले, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये याद रखना, ये टॉपिक चल रहा है अपना, यानी हिंदी में लिख लो इसको, श्वसन तंत्र। इससे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। इसको समझेंगे हम, क्योंकि हम साधारण सी भाषा में हम कह देते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसी को श्वसन कहते हैं सर, बोल देते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं अपन। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात, रेस्पिरेशन का मतलब अपन जो समझते हैं, ये हमारा क्या है भाई? इसको ले लो आप, इसको क्या बोल दो? नोज, यानी कि नाक। क्या हो गया ये? नाक। यहां से हमने क्या ली? ऑक्सीजन ग्रहण की, और यहीं से क्या कर दिया हमने? CO2 आउट कर दिया। इसी को श्वसन कहते हैं। तो बेटा ये डेफिनेशन आपकी क्या है? साइंस की लैंग्वेज के अंदर गलत है। क्या है ये? साइंस की लैंग्वेज के अंदर ये परिभाषा जो दी है आपने, ये गलत है। अब जब आपको कोई भी पूछे श्वसन क्या चीज होती है, तो मैं बताऊं वो बताना आप। अब एक चीज बताओ आप, समझना बेटा ध्यान से, है ना। PDF नोट्स के अंदर भी देखते रहना, PDF नोट्स से समझ में आएंगे सारी क्लासें मेरी। सुनो इधर, हम रहते हैं वातावरण के संपर्क में। कहां रहते हैं? वातावरण के संपर्क में। समझना ध्यान से ना, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, एटमॉस्फेयर के संपर्क में।
अब बेटा एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर के अंदर होती है एयर। क्या होती है? एयर। इसको बोलते हैं हवा। अब हवा के अंदर मोर गैसेस, यानी कि मोर गैसेस, इसका मतलब यही है कि बहुत सारी गैसें होती है। बहुत सारी गैसें के अंदर क्या क्या मान सकते हैं अपन? कार्बन डाइऑक्साइड भी मान सकते हैं, नाइट्रोजन भी मान सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी मान सकते हैं, ऑक्सीजन भी मान सकते हैं। इस तरह के जो मिश्रण होता है गैस का, उसको बोलते हैं अपन एयर। हम क्या लेते हैं? एयर। यहां तक बोर्ड पे देखने से आपको समझ में आया होगा कि हम क्या लेते हैं बेटा? एयर लेते हैं। हमने क्या ली? एयर। एयर के बारे में समझ में आ गई ना, यानी कि गैसों का मिश्रण जो वायुमंडल में हम जहां रहते हैं वहां कौन कौन सी गैसें हैं। तो हमने ली एयर। क्या ली? एयर, यानी कि हवा ली। ठीक है। अब ये बेटा किसके माध्यम से ली? नोज के माध्यम से। मैं हिंदी में लिख रहा हूं नाक। नाक से ली। अभी तो मैं शॉर्ट में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। नोज के माध्यम से ली। फिर वो हवा कहां गई? विंड पाइप में। कहां गई? विंड पाइप। इसको बोलते हैं साइंस की भाषा में ट्रेकिया। अब विंड पाइप से बेटा जो ये ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी? मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पे, आप पहचान जाओगे देखते ही, है ना। डायग्राम इसी तरह से बना के एग्जाम के अंदर आंसर देना है। तो अब इस विंड पाइप के माध्यम से कहां चलेगी? फेफड़ों के अंदर। कहां चलेगी अपनी ऑक्सीजन? यहां पर, सॉरी एयर यहां पहुंच गई। जो गैसों का मिश्रण था वो कहां पहुंच गया? हमारे फेफड़ों तक पहुंच गया। एक बार बताओ, फेफड़ों के अंदर क्या पाया जाता? ब्लड। मैं आगे बताऊंगा ब्रीफली। इसके अंदर पाया जाता ब्लड। और ऑक्सीजन क्या है? ब्लड के अंदर सेल्यूबल होती है, यानी घुलनशील होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो हमारे मानव शरीर या जो एनिमल बॉडी है उसके अंदर क्या होती है? वो घुलनशील होती है। तो वो क्या करेगी? उस ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। अब बची हुई बाकी गैसें इसी माध्यम से, बाकी जो बची गैसें हैं ना जो यूजलेस थी हमारे, तो इसी विंड पाइप से, इसी विंड पाइप से कहां चली जाएगी? वापस। ये चली गई वापस। फिर आ जाएगी नोज से, फिर आ जाएगी वापस वातावरण में। समझ गए ना? सुनना इधर। एयर, गैसों का मिश्रण हुआ। नाक से हमने ली एयर को, विंड पाइप के माध्यम से कहां तक पहुंची? फेफड़ों में। फेफड़ों में होता है ब्लड। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुलनशील होता है। ऑक्सीजन घुल गई, बाकी बची हुई सारी गैसें इसी नोज के माध्यम से कहां चली गई? वापस बाहर निकाल दी गई। अब मैं एक चीज बताऊं आपको कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली, ये भी चीज समझाऊंगा आपको। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली तो क्या हुआ? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुली तो क्या हुआ? ब्लड आपको पता है कहां जाता है? सेल्स के पास। कहां चला गया? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास ब्लड कैपिलरी के माध्यम से ब्लड कहां पहुंचता है? सेल्स के पास पहुंचता है। और सेल्स के पास हमने मानव पोषण पढ़ा तो उसके अंदर देखा कि मानव जो भोजन पाचन हुआ, पाचन होने के बाद उसका अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के बाद वो भोजन भी सेल्स के पास पहुंचा। पहुंचा नहीं पहुंचा? अभी विदाउट O2, यानी कि बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के सेल्स के पास जो भोजन है वो कैसा है? वो भोजन कैसा है?
तो आपको बताया था अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि C6H12O6 के रूप में, यानी कि ग्लूकोज के रूप में ये भोजन वहां पर पड़ा हुआ है। किसके पास? सेल्स के पास। किसके पास बेटा? सेल्स के पास। हमने सेल्स की बात की ना। अब देखो भोजन तो पाचन से यहां तक पहुंच गया और श्वसन से अभी मैंने बताया इसके पास क्या पहुंचा? ऑक्सीजन। किसके पास? सेल्स के पास। सेल्स के पास क्या पड़ा हुआ? ग्लूकोज पड़ा हुआ। अब ग्लूकोज, सेल्स की जो एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है? एटीपी। क्या होती है? एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी मिलती है सेल्स को। ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल्स के अंदर क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रक्रिया होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखना। तो ये एटीपी में बदलने के लिए, एटीपी में बदलने के लिए अब ये जो है C6H12O6 ये तो हमारे पास आया कैसे? पाचन से। उसके बाद श्वसन क्रिया की, ऑक्सीजन पहुंची कहां पर? सेल्स के पास। सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंची तो इसका ब्रेक डाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना? जल। और क्या बना? एटीपी। ये एनर्जी बनी। ये एटीपी ही क्या है? हमारी सेल्स की ऊर्जा है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसी ब्लड के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाएगी और फेफड़ों के माध्यम से विंड पाइप होते हुए नोज से बाहर निकल जाएगी। इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नोज से एयर लेना, एयर विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप से फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों में ब्लड होता है, ऑक्सीजन कहाँ? ब्लड के अंदर घुलनशील होती है, ब्लड के अंदर घुल गई ऑक्सीजन, उसके बाद जो बाकी गैसें बची वो तो चलेगी बाहर। अब ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से वो ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पहुंच गई? सेल्स के पास पहुंच गई। अवशोषण हुआ पाचन क्रिया के अंदर, उसके पास भोजन था कौन सा? ग्लूकोज की फॉर्म में पड़ा हुआ था। और क्या था उसका? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता? C6H12O6। अब ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के माध्यम से कहां पहुंची? उस सेल्स के पास पहुंची। अब सेल्स के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ? उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी एक तो, और एक क्या बना? जल बना। और क्या बना? हमारी सेल्स की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो एटीपी की फॉर्म होती है और एटीपी का निर्माण वहां पर हुआ, जिसको क्या करती है? सेल्स काम में लेती है उस ऊर्जा को। तो यहां तक समझ में आया। और उससे जो ब्रेक डाउन हुआ उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो उसी माध्यम से वापस कहां चली गई? वापस फेफड़ों में पहुंच के ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप से होते हुए कहां चलेगी? नोज के अंदर चलेगी और वापस हमने उस गैस को छोड़ दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। समझ में आई यहां तक? चलो आगे चलते हैं। चलें, अब हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब चीज समझते हुए चलना, बस सब चीज को समझते हुए चलना है। हमारा चल रहा है श्वसन की बात कर दी मैंने, श्वसन की बात कर दी। श्वसन की बात करने के बाद हमारा अगला टॉपिक है श्वसन के दो प्रकार। चलो ये भी देख लो आपके दिया हुआ बुक के अंदर, ठीक है। श्वसन दो प्रकार का होता है। मैं यहां लिख रहा हूं श्वसन दो प्रकार का होता है। समझना ध्यान से, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। श्वसन एक तो होता है बेटा, यहां देखना ध्यान से, एरोबिक। कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ।
इसको बोलेंगे बेटा, हिंदी में भी लिख लो आप, इसको तो लिख लो आप ऑक्सी श्वसन, या इसको लिख लो आप वायवीय श्वसन। इसको लिखेंगे हम अनोक्सी श्वसन, या लिख लो अवायवीय, अवायवीय श्वसन। ये टर्म्स ध्यान रखना, इंग्लिश में भी याद किया करो बेटा। अब मैंने श्वसन दो प्रकार के लिखे यहां पे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। यहां तक क्लियर हुआ सबके? चलो ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के? सबके समझ में आ रहा हो तो भाई कहने की जरूरत नहीं है ना, शेयर कर दिया करो, कमेंट भी किया करो, कोई कमी रहेगी हो कोई भी किसी भी तरह के टॉपिक की तो वो बता दिया करो, भाई सर ऐसे पढ़ाओ तो हमारे को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीश्वसन हो गया। अब बेटा क्या करेंगे कि इसके अंदर देखेंगे हम सबसे पहले, दोनों के अंदर देखते चलेंगे साथ के साथ। ये तो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि उपस्थिति में। ये तो किसमें होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि अनुपस्थिति में। यहां तक सबके समझ में आया? यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम एरोबिक की बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है बेटा? C6H12O6 जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। किसका? एटीपी का निर्माण होता है। यहां पर बेटा क्या होगा? अनोक्सी श्वसन के अंदर, अनोक्सी श्वसन का मतलब हो गया ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं यहां पे। तो हमारा C6H12O6 जो है बेटा, ये थोड़ा थोड़ा क्या ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर। तो ये जो ब्रेक डाउन होगा उससे बनेगा हमारे पास पायरुविक अम्ल, और ले लो आप या लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल, यानी कि एथिल एल्कोहल। पायरुविक अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, एथेनॉल बनेगा। ये धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होगा इसका, और इसी के साथ इसमें प्लस कर लो कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बनेगी। क्या बनेगी? यहां तक आपके समझ में आए? एरोबिक रेस्पिरेशन अनोक्सी श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। का जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, यानी ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एटीपी बनता है। ये हमारी सेल्स की एनर्जी, सॉरी ऊर्जा है ये। अब एनएरोबिक अनोक्सी श्वसन के अंदर क्या होता है? O2 की एब्सेंस में होता है, C6H12O6 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका ब्रेक डाउन होता है, जिसे पायरुविक एसिड, लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल बनता है, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, जो सेल्स की एनर्जी होती है। यहां तक क्लियर हो आपके? मिटा दूं इसको क्योंकि आगे और लिखना पड़ेगा अभी। ये 2 पॉइंट हो गए आपके इसके अंदर, 2 पॉइंट लिख लेना, समझ भी लेना। चलो ये चीज आपके क्लियर हुई। देखो अब तीसरा पॉइंट जो होगा, वो तीसरा क्या होगा? एटीपी
जो एटीपी है इसमें बनेंगे मोर मॉलिक्यूल्स, यानी कि अधिक अणु बनेंगे। वो अप्रोक्सीमेटली कितने बनेंगे? 38 एटीपी, याद रखना ना। और यहां पे बनेंगे लेस ऑफ एटीपी, यानी कि कम मात्रा में एटीपी बनेगी। वो कितनी बनेगी? लगभग 2 एटीपी। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अनोक्सी शोषण के अंदर जो ग्लूकोज था उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके अंदर एटीपी के कितने अणु बने? 2। ऑक्सी शोषण के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर मान लो हमारे शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सी शोषण के अंदर, यानी कि वायवीय शोषण के अंदर। तो एटीपी के कितने अणु बनेंगे? 38 एटीपी के अणु बनेंगे। यहां तक आपके क्लियर है? चलो, इसी तरह से आप एक चीज और देखो, जो ये वाली प्रक्रिया यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी के अणु बनाना, ये क्रिया कहां पर होती है? ये होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बोलते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है बेटा? सेल्स के पास होता है। किसके पास होता है? सेल्स में। तो मैंने क्या बताया? सुनना, इधर क्वेश्चन सुनना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और 38 मॉलिक्यूल्स जो एटीपी के बनाते हैं, एटीपी के 38 एटीपी बनाते हैं, वो जो सेल्स के लिए काम में आती है। बेटा यहां पर ध्यान रखना, यहां पर होगा ये सेल्स के बाद, यानी कि सेल्स के अंदर कहां होगा? इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अनोक्सी शोषण सेल्स में कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। किसमें होगा? साइटोप्लाज्म। लिख लो, साइटोप्लाज्म में। इसको बोलते हैं अपन कोशिका द्रव्य। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य। इसके अंदर ये प्रक्रिया होगी, कौन सी? और 2 एटीपी अणु बनेंगे अपने यहां पर। ठीक है, कौन सी वाली अभिक्रिया बेटा? साइटोप्लाज्म में कौन सी अभिक्रिया होगी? अनोक्सी शोषण, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर ग्लूकोज का टूटना। किसमें टूटा? अनोक्सी शोषण के अंदर किसमें टूटा? ग्लूकोज जो था उसका ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन होता स्लो है, धीरे होता है। अनोक्सी शोषण के अंदर क्या होता है? धीरे होता है। तो आपने देखा कि जब ग्लूकोज जो था उसका ऑटोमेटिक अपने आप, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, अनुपस्थिति के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, तो किसका निर्माण हुआ? पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड या एथेनॉल, और क्या कह रहा हूं मैं? और कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी मात्रा प्लस एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण यहां पर हुआ है। किसमें? अनोक्सी शोषण यानी अवायवीय शोषण के अंदर, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। यहां तक क्लियर? समझ में आई? तो साइटोप्लाज्म के अंदर तो ये क्रिया हो गई। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी क्रिया होगी? ये वाली। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? एग्जाम्पल की, है ना। चलो, आज इतना से बताऊंगा, कल पढ़ाऊंगा फिर, है ना। अब एग्जाम्पल के अंदर देखो बेटा, ये तो होता है ह्यूमन बॉडी में, या आप ले लो एनिमल में, या आप ले लो बर्ड्स में। यहां तक समझ में आ गई? यानी कि मनुष्य में, जंतुओं में और पक्षियों में कौन सा शोषण होता है? ऑक्सी शोषण। कौन सा होता है बेटा? ऑक्सी शोषण। अब देखो, ये वाली अनोक्सी शोषण की क्रिया होती है बेटा, मैं यहां समझा दूं इसको क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको समझ में भी आएगा। ये होता है ह्यूमन मसल्स के अंदर, यानी कि मानव की मांसपेशियों में। ये कहां होता है बेटा? मानव की मांसपेशियों के अंदर। देखो, ह्यूमन मसल्स, मानव की मांसपेशियों के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? तो आप क्या कहोगे? एनएरोबिक, यानी कि अनोक्सी शोषण, यानी कि अवायवीय शोषण। अब बड़ा एक उदाहरण देते हैं अपन। देखो, मानव मसल्स
के पास ये अनोक्सी श्वसन कब होगा? हमने दौड़ लगाई, कभी दौड़ते नहीं, अचानक दौड़ लगाई, या अचानक हार्ड वर्क किया, कठिन काम किया, पूरे दिन काम किया, कभी कभी करते हैं जब, है ना, ये कंडीशन क्रिएट होती है, तो काम किया तो हमारी मसल्स के पास किसकी कमी आई बेटा? ऑक्सीजन की। अब आप कहोगे ऑक्सीजन की कमी क्यों आई सर यहां पे? ए बात बताओ, एटीपी के जो अणु होते हैं सेल्स के, हमारे मसल्स भी सेल्स से बनी हुई है, सेल्स के पास ज्यादा काम करेंगे तो एटीपी ज्यादा जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई तो बराबर है, तो वहां पर क्या होगा, जो हमारे उसके पास ग्लूकोज तो है, प्रॉपर रूप से ग्लूकोज तो है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बेटा यहां क्या हो जाएगा, हमारी सेल्स के पास जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका अनोक्सी शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनोक्सी शोषण होगा तो क्या बनेगा बेटा? CO2, सॉरी अम्ल बनेंगे यहां पे, पायरुविक एसिड, तो यहां पर बनेगा अपना लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? मसल्स के अंदर अनोक्सी शोषण होने की वजह से यहां पर क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। समझ में आएगा ना? और इसके साथ ही क्या है, 2 एटीपी अणु के भी बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। ये समझाया था मैंने अनोक्सी शोषण के अंदर। अब यहाँ पे ह्यूमन मसल्स के अंदर हार्ड वर्क करने से या दौड़ने से, अचानक दौड़ने से मसल्स के अंदर अनोक्सी शोषण की क्रिया हुई। किसकी हुई? अनोक्सी शोषण की क्रिया होने की वजह से लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ, और ये लैक्टिक एसिड का उस मसल्स के अंदर निर्माण होने की वजह से वहां पर क्या, उसका जमाव हो जाता है। इसी वजह से बच्चों, जब हम अचानक दौड़ लगाते हैं, दौड़ते दौड़ते हमारी मसल्स 2-3 दिन तक पेन करती है, वो हार्ड वर्क करते हैं, तो वो इसलिए पेन करती है क्योंकि वहां पर अनोक्सी शोषण हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई। ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से उस मसल के अंदर, मसल्स के मांसपेशियों के अंदर अनोक्सी शोषण हुआ और लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ, और लैक्टिक एसिड वहां पर जम गया। इस वजह से क्या हो गए, हमारी मसल्स क्या करती है? दर्द करती है, पेन करती है। यहां तक आपके समझ में आया? यहां तक आपके समझ में आया? तो इसके बाद मैं आपको कल, यानी कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, अभी स्कूलों की भी छुट्टियां चल रही है और स्कूल में ही सारा सिस्टम सेटअप कर रखा जहां से मैं क्लास ले सकता हूं, तो इस वजह से स्कूल आता हूं, जब भी वीडियो बना सकता हूं मैं, तो आपको देखना है। और मैं नेक्स्ट श्वसन, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको स्टार्ट करूंगा। अभी तो अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन के बारे में चर्चा की है, और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी कि CO2 O2 को आदान प्रदान करना है, यानी कि इनहेल और आउट एक्सहेल को, उसको नहीं है इसका आंसर, उसका आंसर मैंने प्रॉपर रूप से आपको बता दिया। ठीक है, इस वीडियो को देखना, समझना, देखना, शेयर करना और लाइक भी करना। और कोई भी किसी भी तरह की टेंस से रिलेटेड, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत सारे वीडियो है YouTube पे, बहुत सारे वीडियो मेरे से अच्छे पढ़ाने वाले हैं वहां पर, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट है उनके बारे में मैं अधिक जानता हूं, उनके, मेरे जो स्टूडेंट है उनके बारे में अधिक जानता हूं, जिस परिवेश के अंदर मैं रहता हूं उनको मैं समझाने में सक्षम हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो यहाँ पर कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे क्लिक करते ही मैं सारी चीजें बोर्ड पर चौक से लिख के समझाता हूं। मैं जैसे ऐसे में दबाऊंगा और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, फिर मैं बोल दूंगा और समझा दूंगा आपको। तो मेरे हिसाब से यहाँ का जो रूरल एरिया है अपना, उससे वो चीज रिलेट नहीं हो पाएगी, और मैं यहाँ लिखूंगा, आप देखोगे और उस चीज को समझोगे तो आपके, मैं जहां तक सोचता हूं आपके बहुत अच्छा, उससे बेटर आपको यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, देखते रहिए और शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू।